दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसमें हम वन और वन्य जीवों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है आपके बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और केरल। तो सही उत्तर है झारखंड में। दोस्तों झारखंड राज्य में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री जन वन योजना को लागू किया गया और इसे 15 नवंबर 2015 को प्रारंभ किया गया था। इस योजना के जो उद्देश्य थे वो प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि करके पर्यावरण संतुलन बनाना, वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल संरक्षण करना, निजी क्षेत्र में वनोपज उत्पादन को बढ़ावा देकर अधिसूचित वनों पर दबाव कम करना और किसानों की भूमि पर वृक्षारोपण करके उनके आय को बढ़ाना और राज्य में जन सहयोग से वनाच्छादन को बढ़ाना, ये मुख्यमंत्री जन वन योजना का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है? तो सही उत्तर है अपना वन अपना धन हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा शुरू की गई योजना है और इसका उद्देश्य जो है राज्य में वन रोपण की क्रियाविधि को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है? तो उत्तर है बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। दोस्तों झारखंड राज्य में वनों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, सुरक्षित वन, अवर्गीकृत वन और राज्य में सुरक्षित वनों में जो है दोस्तों आप जान लीजिए बिना अनुमति के सभी गतिविधियों पर रोक है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के संबंध में क्या सही है आपको बताना है। पहला है इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2021 से की गई थी, सही नहीं है। दूसरा है इस योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का अध्यक्ष प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है, ये भी सही नहीं है। और तीसरा है दोस्तों आप जान लीजिए कि इस योजना के तहत वृक्षारोपण हेतु हाईटेक नर्सरी की स्थापना के लिए CAMPA फंड का उपयोग किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही। केवल कथन 3 आपका सही है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 1 जून 2021 को मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हुई थी और इस कार्यक्रम को शुरू करने में राज्य सरकार का लक्ष्य राज्य भर में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करके पर्यावरण की मदद करना है और इस योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण के लिए उच्च तकनीकी नर्सरी की स्थापना के लिए कैंपा निधि का प्रयोग किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी पूछ सकता है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था या लागू किया गया था? तो सही उत्तर है 1972 और डेट है 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया था वन्य जीव संरक्षण। तो 172 वन्य जीव संरक्षण 1972। और दोस्तों वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा और संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया। एक चीज़ और याद रखिएगा कि इस अधिनियम में कुल 66 धाराएं हैं जिन्हें 7 अध्याय और 6 अनुसूचियों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था किस वर्ष? तो सही उत्तर है दोस्तों भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है ये 1972 में पारित किया गया था, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1972 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन करें। देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये है 1972 यानी 1972 में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में पारित किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में और प्रोजेक्ट हाथी 1992 में। तो जो क्रम हो जाएगा वो सबसे पहले आपका हो जाएगा, देखिए सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, फिर प्रोजेक्ट टाइगर,
फिर प्रोजेक्ट हाथी और लास्ट में जैव विविधता अधिनियम। तो सही उत्तर 1, 3, 4, 2 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, वन संरक्षण अधिनियम ये याद रखिएगा 1980 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में और जल प्रदूषण नियंत्रण जो है अधिनियम 1974 में। तो सीधे सीधे सुमेलित है 1, 2, 3, 4। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। दोस्तों एक बार फिर से याद कर लेते हैं, वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, ये वन्य जीव संरक्षण नहीं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है दोस्तों वो 1972 का है। वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम 1981 और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 है। अगला प्रश्न है, 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत जो है वन सूची की समीक्षा का समय घटाकर किया गया है, कितना आपको बताना है। तो सही उत्तर है 5 वर्ष, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, 2016 में कार्यान्वित राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय 20 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया हो तो इसका निहितार्थ क्या होगा आपको बताना है। तो सही उत्तर है, इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को। अब आइए देखते हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 को। तो भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान किए गए थे। इसके अंतर्गत रक्षित वन्य जीवों की सूची भी दी गई है। बाघ को अनुसूची 1 में ही रखा गया है। तो यदि कछुए की प्रजाति को अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया जाएगा तो उसे भी संरक्षण का वही स्तर प्राप्त होगा जैसा कि एक बाघ को प्राप्त है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया हो तो इसका तात्पर्य क्या है। तो उत्तर है, उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। और आप देख लीजिए दोस्तों, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अनुसूची 6 में रखे हुए विशिष्ट पौधों की खेती तब तक नहीं कर सकता जब तक कि मुख्य वन्यजीव संरक्षण या राज्य सरकार द्वारा निमित्त प्राधिकारी किसी अन्य अधिकारी द्वारा लाइसेंस न प्राप्त कर ले। और ये विशिष्ट पौधे कौन से हैं। तो देखिए, बेडूम्स, साइकड, ब्लू बेंडा, कुथ, लेडीज स्लीपर आर्किड, पिचर प्लांट या घटपर्णी और रेड वेंडा। तो इनको वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची 6 में शामिल किया गया है, यानी इस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा और जंगली भैंस। तो सही उत्तर ये तीनों ही हो जाएंगे। दोस्तों आप जान लीजिए कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए उपबंधों के अधीन होने के सिवाय घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा और जंगली भैंस तीनों का शिकार नहीं किया जा सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1982, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 या फिर पश्चिमी बंगाल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1959। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो याद रखिएगा, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और इसके लागू होने की तिथि 25 अक्टूबर 1980 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया, आपको बताना है। तो सही उत्तर है 1980 में।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है कि पहला है कि वह पर्यावरणीय संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण दे। ये सही नहीं है। ये विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करे। बिल्कुल सही है। केवल 2 आपका सही उत्तर है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 दोस्तों भारत सरकार को इस बात के लिए सशक्त करता है कि वो विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निस्सारण यानी विसर्जन के मानक निर्धारित करे। साथ ही पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाए और उसको निष्पादित करे। इसके अलावा पर्यावरण के विभिन्न आयामों के विभिन्न संबंध में उसकी गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करे और इस अधिनियम में कहीं भी लोक सहभागिता की आवश्यकता और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का वर्णन नहीं है। तो कथन 1 आपका गलत हो जाएगा। दोस्तों, वर्ष 2018 का जो पर्यावरण दिवस है 5 जून को मनाया जाता है, उसकी मेज़बानी भारत को सौंपी गई थी और 5 जून 2018 को तमिलनाडु सरकार ने प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। ये प्रतिबंध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत लगाया गया था और 2019 से पूरे राज्य में ये लागू है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर है ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो देहरादून में। और दोस्तों, वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तराखंड के देहरादून में 1906 में की गई थी और इस प्रकार ये सबसे पुराना संस्थान है। 1991 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो डेट याद रखिएगा, 1906 में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1906 में देहरादून उत्तराखंड में की गई थी। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में किस वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की है? तो सही उत्तर है 10 वर्ष की अवधि के लिए। देखिए, झारखंड सरकार ने दोस्तों राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की है। और आप जान लीजिए ये जो वन्यजीव अभयारण्य हैं उनमें डालमा वन्यजीव अभयारण्य, कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य और उधवा झील पक्षी अभयारण्य इसमें शामिल हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? देखिए, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान और भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो सर्वे डिपार्टमेंट दोस्तों ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए भारत सरकार का एक प्राचीनतम विभाग है। इसकी स्थापना 1767 में की गई थी और ये पर्यावरण से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद यानी ICFR ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ICFRI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सही उत्तर है देहरादून में। दोस्तों, मार्च 2018 में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त परिषद भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त परिषद प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और आकलन परिषद नई दिल्ली के मध्य एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए और ये सहमति पत्र आजीविका के अवसर मुहैया कराने और वन आधारित समुदायों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए निम्नलिखित में से कौन से पादप को भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया है? देखिए, पाम, सरकंडा, बांस या केला।
तो सही उत्तर है बांस। दोस्तों, गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए बांस पादप को भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया है। इसके अनुसार अब आदिवासियों और गरीब किसानों द्वारा बांस का प्रयोग अपने आर्थिक उपयोग के लिए किया जा सकेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीन कथन आपके दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। पहला प्रश्न पहला कथन है कि भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल में हुए संशोधन के अनुसार वन आदिवासियों को वन क्षेत्रों में उगने वाले जो बांस हैं उसमें उसको काट गिराने का अधिकार है। ये आपका गलत है। दूसरा है, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक गौड़ वनोपज है। और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 वन निवासियों को गौड़ वनोपज के स्वामित्व की अनुमति देता है। बिल्कुल सही। तो इसमें केवल 2 और 3 आपके सही हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन करके बांस को वृक्ष की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, जिससे गैर वन क्षेत्र में उगने वाले बांस की कटाई या पारगमन की अनुमति होगी। कथन 1 आपका गलत है। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस, बेत, शहद, मोम, लाख, तेंदुआ पत्ता ये गौड़ वन उपज हैं और इस अधिनियम में इन निवासियों को वनाधिकारों के अंतर्गत उनके गौड़ वनोपज के स्वामित्व के साथ उनके संग्रह, उपयोग और निपटान का अधिकार प्रदान किया गया है। कथन 2 और 3 आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं लगभग कितने प्रतिशत? तो सही उत्तर है दोस्तों, विश्व के कुल जंतु प्रजातियों की संख्या का 7.5%। याद रखिएगा, 7.5% विश्व के कुल जंतु प्रजातियों की संख्या का 7.5% से अधिक भारत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। 1970 के दशक में देश भर में वनों के विनाश के विरुद्ध हुए संगठित प्रतिरोध को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन से जुड़े रहे और उन्हें इसका नेता माना जाता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों, चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। 1964 में दासोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना उनके द्वारा की गई और आगे चलकर ये संस्था चिपको आंदोलन की आधारभूमि बनी थी। 1973 में वनों की कटाई के विरोध स्वरूप चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इस आंदोलन के सह कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, चिपको आंदोलन वन कटाई के विरुद्ध था। अगला प्रश्न है दोस्तों, चमोली के रैड़ी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया? तो ये गौरा देवी थी। 1974 में वन विभाग ने जोशीमठ के रैणी गांव में लगभग 680 हेक्टेयर जंगल को नीलाम कर दिया था। तब गौरा देवी के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर वन कटाई का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है कल्याण सिंह रावत। दोस्तों, कल्याण सिंह रावत को उत्तराखंड में मैती आंदोलन का जनक माना जाता है। उन्होंने इस पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत 1995 के चमोली के ग्वालदम नामक स्थान से किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो देखिए, शैक्षिक और शोध संस्थानों को, वन और वन्यजीव अधिकारियों को, वन्यजीव संरक्षकों को या उपर्युक्त सभी को? तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी को। आप जान लीजिए, वन्यजीवों के क्षेत्र में किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए शैक्षिक और शोध संस्थाओं, वन और वन्यजीव अधिकारियों तथा वन्यजीव संरक्षकों आदि को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिए जाते हैं। एक महत्वपूर्ण दोस्तों
ये रिसर्च सेंटर है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ये कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, ये नई दिल्ली में स्थित है। NBPGR, दोस्तों NBPGR 1976 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया और ये राष्ट्रीय स्तर पर पौधों के आनुवांशिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर? शिमला, जोधपुर, त्रिशूर, अकोला, भोपाली, कटक, हैदराबाद, रांची और श्रीनगर में स्थापित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो उत्तर है वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। सही उत्तर है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार वन और वन्य जीवों के संरक्षण में अभूतपूर्व योगदान के लिए राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेपाल और भारत के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव यानी SAVE नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। सेव का उद्देश्य किसका संरक्षण करना है? तो सही उत्तर है टाइगर का। दोस्तों नेपाल और भारत में वन्य जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक नया संगठन प्रारंभ किया गया है जिसका उद्देश्य टाइगर का संरक्षण करना है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान त्यौहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौधरोपण करते हैं। ये किस समुदाय या जनजाति के हैं? तो सही उत्तर है गोंड और कोरकू। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों गोंड और कोरकू जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण महीने भर चलने वाले अभियान त्यौहार हरी जीरोती त्यौहार, इसके दौरान फलदार वृक्षों के पौधों का रोपण करते हैं जो महीने भर तक चलने वाला अभियान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वन्यजीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वन्य जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है, बिल्कुल सही है। और जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो ये जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का हकदार है, बिल्कुल सही है। और किसी संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार जाने का पर्याप्त आधार है, ये आपका सही नहीं है। केवल 1 और 2 आपके सही हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है, ये आपका सही नहीं है। दूसरा है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो इसमें दोस्तों 2 और 3 कथन आपके सही हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप देख लीजिए, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड देश भर में पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने और पशु कल्याण कानूनों पर एक सांविधिक सलाहकारी निकाय है। इसकी स्थापना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के सेक्शन 4 के तहत की गई थी। कथन 1 आपका असत्य है कि ये जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अधीन है, ये सही नहीं है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय या स्टेचुअरी बॉडी है। कथन 2 सही है। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के द्वारा 20 फरवरी 2009 को राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की थी और भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 3 कथन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन से सही हैं। देखिए, संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास यानी क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है, बिल्कुल सही है। भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास यानी हैबिटेट अधिकार दिए गए हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा है कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है और उसकी घोषणा करता है, तो ये आपका सही नहीं है। 1 और 2 आपके सही हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास की परिभाषा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 या वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। इस अधिनियम का मुख्य लक्ष्य जनजातियों के अधिकारों को मान्यता और उनके अधिकारों, दायित्वों और लाभ का तर्कसंगत वितरण है ताकि वनों पर निर्भर समुदायों की जीविका सुनिश्चित करके वन संरक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति हो सके।
भारत में सबसे पहले बैगा समुदाय या बैगा जनजाति को हैबिटेट यानी पर्यावास का अधिकार दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहली बार डिंडौरी जिले के 7 गांव में जनजाति समूहों को ये अधिकार दिया गया। जनजाति मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश के किसी भाग का विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लिया जाता है, पर्यावरण वन मंत्रालय के द्वारा नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, तो ये तो कारण है आपका। जंगलों में आग लगा देना ये भी, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार ये भी आपका कारण है। लेकिन जनसंख्या में तीव्र वृद्धि ये वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का जो है प्रत्यक्ष कारण नहीं है। प्राकृतिक आवास नष्ट होना, जंगलों में आग लगना, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार ये वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से जीव विलुप्त नहीं होंगे, बल्कि उनमें आवास और भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये महत्वपूर्ण है आपका, ये कहाँ पर स्थित है? पूछा गया है कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश झांसी में स्थित है। NRCAF राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना 1988 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एक इकाई के रूप में झांसी रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर इसकी स्थापना की गई है। अब आइए दोस्तों, वन संरक्षण से संबंधित वैश्विक प्रयासों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक जानवर कौन सा है? तो आप जानते हैं जायंट पांडा। दोस्तों, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF ने 1961 में अपनी स्थापना से संगठन के प्रतीक के रूप में जायंट पांडा को अपनाया है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है एलुरोपोडा मेलानोशिया है, मैनालूलोसा है, और इसका निवास मुख्यतः शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले और मिश्रित वनों वाले क्षेत्र में मिलता है। वर्तमान में विश्व भर में इनकी संख्या लगभग 1864 है, यानी कि विलुप्त होने के कगार पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF प्रकृति हेतु विश्वव्यापक कोष का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ये महाकाय पांडा यानी जायंट पांडा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस जो है दोस्तों, ये प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पर कोई डेट नहीं है, याद रखिएगा, 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व वन्य जीव दिवस 2022 की थीम पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख जनजातियों को पुनर्प्राप्त करना, और विश्व वन्य जीव दिवस 2023 की थीम है वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन, इससे संबंधित है मियावाकी पद्धति। मियावाकी पद्धति के प्रणेता जापानी वनस्पति वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी हैं। इस पद्धति के द्वारा विरल जंगलों को घने जंगलों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके तहत घरों के आगे अथवा उनके आसपास खाली पड़े स्थान पर पेड़ लगाए जाते हैं, और इस प्रकार की पद्धति में शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन का महत्व क्या है? आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, आपके 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन सही हैं? तो पहला है, इसका उद्देश्य जो है दोस्तों, वो नव परिवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों और समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के माध्यम से प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। बिल्कुल सही है। ये विशिष्ट रूप से दक्षिण एशिया और उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों पर केंद्रित होता है। इसका सचिवालय इन क्षेत्रों को वित्तीय संसाधनों के बड़े हिस्से का नियतन सुलभ कराता है। ये आपका सही नहीं है। और ये मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए बॉटम अप अप्रोच के लिए प्रसिद्ध है। तो 1 और 3 आपका सही है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की स्थापना 1994 में की गई थी। ये अकेला कानूनन बाध्यकारी समझौता है जो पर्यावरण एवं विकास तथा टिकाऊ भूमि प्रबंधन को संयुक्त रूप से पेश करता है। इसका उद्देश्य नव प्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों
और समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के माध्यम से प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहित करता है। यूएनसीसीडी मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए ऊर्ध्वगामी उपागम के लिए प्रतिबद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा यानी न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में कौन से कथन आपके सही हैं? 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया था, बिल्कुल सही है। इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया था। ये वैध रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है, सही नहीं है। चौथा है कि ये सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशी समुदायों द्वारा समर्थित है, बिल्कुल सही है। और भारत इसके प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था, ये आपका सही नहीं है। 1, 2 और 4 जो है वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा के संदर्भ में सही है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और आप जान लीजिए, वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा 2014 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन के दौरान की गई थी। दोस्तों, इस घोषणा में कुल 10 लक्ष्य तय किए गए थे, जिनमें एक लक्ष्य 2030 तक प्राकृतिक वनों के ह्रास को रोकना था। और अभी तक 200 से अधिक सरकारों, एनजीओ और निजी कंपनियों ने इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत वन आच्छादित है? देखिए, चीन, भारत, इंडोनेशिया और जापान। तो सही उत्तर है जापान। जापान में जो है 68.5% भाग वन आच्छादित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? मालदीव, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। तो सही उत्तर है भूटान। भूटान सरकार ने अपने देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कम से कम 60% भाग पर वन बनाए रखने के लिए संवैधानिक प्रावधान किया है और वर्तमान में भूटान का लगभग 85% भूभाग वनों से आच्छादित है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 4 कथन हैं, आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 1961 में हुई थी, बिल्कुल सही है। जुलाई 2000 में उड़ीसा के नंदन वन अभ्यारण्य में 13 शेरों की मृत्यु का कारण ट्राइपनोसोमिएसिस रोग रहा, बिल्कुल सही है। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिक मित्र कहा जाता है, ये गलत है क्योंकि ये पारिस्थितिक शत्रु है। और भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में अवस्थित है। तो 1, 2 और 4 कथन आपके सही हैं। आप जान लीजिए दोस्तों, विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 1961 में हुई थी। जुलाई 2000 में ओडिशा के नंदनकानन अभ्यारण्य में 13 शेरों की ट्राइपनोसोमिएसिस रोग के कारण मृत्यु हुई थी और भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में अवस्थित है। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिक मित्र नहीं बल्कि पारिस्थितिक आतंकवादी या शत्रु कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन आपके दिए गए हैं। देखिए, पहला कथन है कि संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि यानी UNCDF और आर्बर डे फाउंडेशन ने हाल में हैदराबाद को विश्व के 2020 वृक्ष नगर की मान्यता दी है, बिल्कुल, तो ये आपका सही नहीं है। दूसरा है कि शहरी क्षेत्रों को बढ़ाने और संपोषित करने के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए हैदराबाद का 1 वर्ष के लिए इस मान्यता के लिए चयन किया गया है, तो ये आपका सही है। दोस्तों, कथन 1 सही नहीं है, कथन 2 सही है। हैदराबाद को आर्बर डे फाउंडेशन और खाद्य और कृषि संगठन द्वारा विश्व की 2020 ट्री सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विकास निधि नहीं बल्कि आर्बर डे फाउंडेशन और खाद्य कृषि संगठन के द्वारा विश्व की 2020 ट्री सिटी के रूप में हैदराबाद को मान्यता दी गई है। और शहरी पौधों के संरक्षण और विकास के लिए हैदराबाद को ये मान्यता दी गई है। हैदराबाद ये मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र शहर है। अगला प्रश्न है, किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है? देखिए, जापान, इंडोनेशिया, सूरीनाम और गुयाना। तो सही उत्तर है सूरीनाम। दोस्तों, सूरीनाम के कुल भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत जो है वन आच्छादित है। और यहाँ पर देखिए, CIA के
वर्ल्ड फैक्ट बुक अद्यतन के अनुसार जो भौगोलिक क्षेत्रफल का वनाच्छादित प्रतिशत सूरीनाम में 94.6%, माइक्रोनेशिया में 74.5%, सेशेल्स में 88.5%, तुवालू में 33.5%, इसके अलावा पलाऊ में 87.6%, गैबन में 81% है। और अगर हम देखेंगे जापान का 68.5 और इंडोनेशिया में 51.6% इसका वनाच्छादन का प्रतिशत है। विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया था। कहाँ पर? तो सही उत्तर है पीटर्सबर्ग में। दोस्तों 21 से 24 नवंबर 2010 के मध्य विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन जो टाइगर समिट था सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा उपर्युक्त राज्यों के संदर्भ में राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वनाच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर कौन सा सही उत्तर है? तो सही उत्तर भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट अब देख लेते हैं, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है। इसके अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता छत्तीसगढ़ 41.21%, मध्य प्रदेश 25.14%, महाराष्ट्र 16.51% और उड़ीसा 33.5%। तो सबसे पहले स्थान पर दोस्तों कम से अधिक की ओर होगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो विकल्प सी आपका 3, 2, 4, 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो 1992 में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो पहला है ये 1991-92 में शुरू किया गया था, सही है। ये मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करता है, सही है। ये केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है, ये सही नहीं है। और इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही है। तो केवल सी आपका सही नहीं है। 1992 में केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य हाथियों को उनके आवास और गलियारों की रक्षा करना, मानव पशु विरोध की समस्याओं को हल करना और पालतू हाथियों का कल्याण करना है। दोस्तों मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्ण रूपांतरित होते हैं? यहाँ पर आप देखिए, कठोर और मोमी पर्ण बिल्कुल सही है, लघु पर्ण सही है और पर्ण की जगह कांटे। तो 1, 2 और 3 ये आपके तीनों सही हैं। दोस्तों मरुस्थलीय वनस्पतियों में उच्च ताप और शुष्क मौसम को सहन करने की क्षमता होती है और ऐसी वनस्पति को जीरोफाइट या मरुद्भिद वनस्पति कहते हैं। यहाँ पर उगने वाले पौधे गर्म और शुष्क जलवायु के साथ समायोजन करने के लिए कई उपाय करते हैं। मरुस्थलीय वनस्पतियों की जड़ें लंबी होती हैं ताकि अधिक गहराई तक जाकर नमी प्राप्त कर सकें। तनों की छाल मोटी होती है, पट्टियाँ या तो होती नहीं और होती भी हैं तो वे छोटी छोटी और मोमी और मोटी होती हैं। उन पर छोटे छोटे कांटे होते हैं, रोम छिद्र बंद होते हैं ताकि उनसे वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन न हो, जिससे जल की कम से कम हानि हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो ये बिहार स्पेशल से है। पश्चिम चंपारण जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में बांज बुराश के पौधे किस तरह के पौधे हैं? तो ये समशीतोष्ण वनों की विशेषता वाले पौधे हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि उत्तराखंड में बांज और बुरांश के वृक्ष समशीतोष्ण वनों की विशेषता दर्शाते हैं। बुरांश उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है जिसका वानस्पतिक नाम रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। इसमें आपने वन और वन्य जीव संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न रिवीजन के दृष्टिकोण से और आपकी तैयारी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।